प्यारे बच्चों, मेरा नाम श्रीमती रागिनी सैनी है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी भोपाल में विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम विज्ञान विषय के अध्याय 8 जीवों में जनन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुष्पों में लैंगिक जनन, स्वपरागण और परपरागण का अध्ययन किया था। आज हम मानव में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। मानव में लैंगिक जनन होता है। इसे लैंगिक जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। नर के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। और जब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक निकलते हैं, इन दोनों में निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और उसके बाद एक संपूर्ण विकसित जीव का निर्माण होता है। आगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि लैंगिक परिपक्वता क्या होती है। लैंगिक परिपक्वता वह उम्र है जब मानव जनन करने में सक्षम होता है। इस उम्र को लैंगिक परिपक्वता कहते हैं और यहीं से यौवनावस्था आरंभ होती है। इस समय नर एवं मादा के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। आइए सबसे पहले हम मादा जनन तंत्र का अध्ययन करें। यह आपको मादा जनन तंत्र का डायग्राम दिख रहा है। इसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे पहले ये दोनों साइड आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं अंडाशय। एक मादा के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से लगी हुई ये 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसे अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब यूट्रस या जिसे गर्भाशय कहा जाता है, उससे जुड़ी हुई होती हैं। गर्भाशय के बाद का हिस्सा ग्रीवा और उसके बाद योनि कहलाती है। सबसे पहले हम मादा जनन तंत्र का और विस्तृत अध्ययन कर लें। मादा के मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग में कोई संबंध नहीं होता है। मादा में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग निम्न प्रकार से हैं। पहला, अंडाशय। यह मादा जनन तंत्र है। यह संख्या में 2 होते हैं तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। मादा युग्मकों को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। इससे मादा हार्मोन्स, जिसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, का स्त्रावण होता है, जो मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों एवं ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी है। यह लक्षण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब अंडाशय के 2 कार्य होते हैं। पहला, अंड कोशिका को बनाना। दूसरा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करना। दूसरा भाग होता है इसका अंडवाहिनी या जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यह नलिकाकार रचनाएं होती हैं, जिन्हें फैलोपियन नलिकाएं भी कहते हैं। इनका कार्य अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने का होता है। इनके अंडाशय के समीप खुलने वाले भाग में एक उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें फ्रिम्बी कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फ्रिम्बी कहा जाता है। और फ्रिम्बी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे को अंडवाहिनी की ओर धकेलने का जो काम होता है, वो फ्रिम्बी का कार्य होता है। इसका जो तीसरा भाग होता है, उसको कहा जाता है गर्भाशय। निषेचन के पश्चात युग्मनज गर्भाशय में आता है, जहां प्रसव के समय तक भ्रूण का समस्त विकास होता है। गर्भाशय की भित्ति क्या होती है? लचीली होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, और उसके बाद जब उससे भ्रूण का विकास हो जाता है तो उस भ्रूण का
वो जो भ्रूण बनता है उसका विकास फिर गर्भाशय के अंदर होता है। अब ये प्रक्रिया हो जाती है, इसके बाद इसमें निषेचन होता है। तो निषेचन कैसे होता है? जब नर के शरीर से नर युग्मक या अंडाणु निकलकर मादा युग्मक या अंडाणु से मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और इसके द्वारा जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले प्रत्येक महीने जो हमारी 2 ओवरियां होती हैं या 2 अंडाशय होते हैं, उनमें से एक ओवरी से एक अंडा निकलता है और उस अंडे को ये जो उंगलीनुमा संरचना होती है जिसे हम फ्रिम्बी कहते हैं, ये फ्रिम्बी उस अंडे को कहाँ पर ले जाती है? फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है। इस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। जब नर से शुक्राणु मादा की योनि मार्ग से होते हुए प्रवेश करता है तब इन दोनों में आपस में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? फैलोपियन ट्यूब में होगी। निषेचन होगा जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होगा। अब ये जो जायगोट बना है ये यहाँ से कहाँ पर जाएगा? यूट्रस के अंदर जाता है। यहाँ पर जो गर्भाशय की दीवार है वो एक विशेष तरीके से उस समय क्या होती है? लचीली हो जाती है और ये जो जायगोट होता है ये इस गर्भाशय की दीवार में जाकर धंस जाता है और यहीं से फिर इस भ्रूण को संपूर्ण पोषण मिलता है और 9 महीने तक ये भ्रूण यहाँ रहता है और एक शिशु रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब अंडा निषेचित होता है तब तो जायगोट का निर्माण होता है, लेकिन जब अंडा निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? उस समय क्या होता है? ये एक प्राकृतिक क्रिया है कि प्रत्येक महीने एक अंडा परिपक्व होता है और वो निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसका निषेचन होता है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है? यहाँ 2 प्रक्रिया साथ साथ चलती है, अंडे का परिपक्व होना और गर्भाशय की जो दीवार होती है यहाँ पर एक मोटी भित्ति, रक्त की एक मोटी भित्ति का निर्माण साथ साथ में चलता है। वो इसलिए चलता है, वो गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है ताकि जब जायगोट बने तो उस जायगोट को यहाँ पर वो विकसित कर सके। तो अंडे का परिपक्व होना और गर्भाशय की जो भित्ति का बनना है ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। निषेचित होने की स्थिति में तो जायगोट बनता है और यहाँ भ्रूण का विकास होता है, लेकिन किसी कारणवश निषेचन नहीं होता है तब ये जो अंडा होता है कुछ समय तक तो वेट करता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है 14वें दिन के बाद इस जो अंडाशय है यहाँ से अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। 14 से लेकर 25वें दिन तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु रहता है। ये यहाँ पर शुक्राणु का वेट करता है कि अगर शुक्राणु आएगा अंडाणु को निषेचित करेगा, अगर नहीं होता है तो 25वें दिन के बाद ये जो अंडाणु और जो गर्भाशय में भित्ति का निर्माण होता है ये दोनों टूटना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों टूटकर ये रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को मासिक स्त्राव या रजोधर्म कहा जाता है, जिसके रूप में ये शरीर से बाहर निकलता है। माहवारी यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच प्रारंभ होती है। यहीं से बच्चों में किशोरावस्था के लक्षण आने प्रारंभ होते हैं। इसी उम्र से लैंगिक परिपक्वता भी शुरू होती है। एक माहवारी के रक्तस्राव के पहले दिन से दूसरे माहवारी के रक्तस्राव के पहले दिन तक के समय को मासिक चक्र कहा जाता है। सामान्यतः यह 28 दिन का होता है। माहवारी 42 से 50 वर्ष की आयु के बाद क्या होती है? अनियमित हो जाती है और इसके बाद यह पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण विकसित हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो शिशु है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा गर्भाशय का डायग्राम है। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा या गर्भनाल जिसे कहा जाता है। इसी प्लेसेंटा या गर्भनाल के द्वारा ही गर्भस्थ शिशु को संपूर्ण पोषण मिलता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है कि गर्भस्थ शिशु को
पोषण कहाँ से मिलता है? तो पोषण कहाँ से मिलता है? गर्भाशय प्लेसेंटा के द्वारा उसको पोषण मिलता है। और ये प्लेसेंटा एक तरह के ऊतकों का बना हुआ होता है। खालिस्तान या विकल्प में ये भी प्रश्न होता है कि किस ऊतक जो माता शिशु को पोषण मिलता है वो काहे का बना होता है? तो काहे का बना होता है? ऊतकों का बना होता है। अब प्लेसेंटा किसे कहते हैं देख लेते हैं। गर्भनाल महिला के ही शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। बच्चा इसी के सहारे मां के गर्भ में जीवित रहता है। गर्भनाल महिला के ही शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को पोषण और सुरक्षा देने का काम करता है। अब प्लेसेंटा के कार्य क्या हैं? प्रश्न आता है प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं? पहला कार्य होता है गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। इसी की वजह से बच्चा मां के गर्भ में जीवित रहता है। यह सुरक्षा के साथ साथ पोषण देने का भी काम करती है। यह बच्चे को कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने का काम करती है। दूसरा, गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है जो मां के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तीसरा, गर्भनाल मां और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। मां जो कुछ भी खाती है आहार नाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को भी मिलता है। गर्भनाल बच्चे के लिए एक फिल्टर की तरह भी कार्य करती है। यह उस तक सिर्फ पोषण ही नहीं पहुंचाती बल्कि अगर कुछ विषैले पदार्थ जो होते हैं वो भ्रूण तक नहीं जाने देती और इसी गर्भनाल के माध्यम से बच्चे के शरीर से जो भी विषाक्त या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गर्भनाल के माध्यम से ही माता के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा कि मादा जनन तंत्र कैसे कार्य करता है और बच्चे का भ्रूण का जो पोषण होता है वो कैसे होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है गर्भ निरोधन। प्रश्न आता है कि गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने से गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है। इसके लिए कुछ गर्भ निरोधक विधियां निम्न प्रकार से हैं। पहला है रासायनिक विधि। अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन को रोक सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा झाग की गोली, जेली एवं विभिन्न प्रकार की क्रीमें भी यह कार्य करती हैं। दूसरी मेथड है शल्य या ऑपरेशन के द्वारा। पुरुषों में नसबंदी तथा स्त्रियों में भी नसबंदी के द्वारा निषेचन को रोका जाता है। पुरुषों की शल्य चिकित्सा में शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। इसी तरह स्त्रियों में भी अंड वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है जिससे अंडाशय से अंडे बाहर नहीं आ पाते और शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन नहीं होता है तो अपने आप जायगोट का निर्माण नहीं होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये परमानेंट प्रक्रिया होती है। अगर एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो दोबारा से यह प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। तीसरी विधि होती है भौतिक विधि। विभिन्न भौतिक विधियों से शुक्राणु को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है। लैंगिक संपर्क में निरोध आदि युक्तियों का उपयोग इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर टी या लूप को भी गर्भाशय में लगाया जाता है। अगली विधि है विभिन्न दवाइयाँ। गर्भधारण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है।
यह दवाइयाँ सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है। पांचवी विधि है यांत्रिक अवरोध। इस विधि में शिशन को ढकने वाले कॉन्डोम या योनि रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। अब जब हमने अभी आपकी किशोर या किशोरियों में यौवना आरंभ होता है तो उस समय उनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। 12 से 13 वर्ष के बाद सभी नर एवं मादा में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ये उनमें यौवनारंभ के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि किशोरों में यौवनारंभ के समय कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण है आपके चेहरे और शरीर पर मुहासे आने लगते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि 12 वर्ष की एज के बाद हमारी चेहरे पर मुहासे बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। पसीना अधिक आने लगता है और शरीर से पसीने की दुर्गंध भी आने लगती है। आर्म पिट में बाल उगने लगते हैं। जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं, जिसे प्यूबिक हेयर भी कहा जाता है। बाहों और पैरों में बाल उग सकते हैं और बाल अधिक गहरे होने लगते हैं। आपको अपने पैरों और हाथों में कुछ दर्द भी महसूस होने लगता है। इस तरह के ये जो लक्षण होते हैं किशोरों में देखने को मिलते हैं। इसी तरह के लक्षण किशोरियों में भी देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न ये आता है यहाँ पर यौवना आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई या परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है शरीर के कुछ नए भागों जैसे कांख और जांघों के मध्य के क्षेत्र में बाल गुच्छे निकल आते हैं। हाथ पैर पर महीन रोम आने लगते हैं। त्वचा तैली हो जाती है। कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। वक्ष के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा भूरा होने लगता है। रजोधर्म होने लगता है। अंडाशय में अंड परिपक्व होने लगते हैं। ध्वनि सुरीली हो जाती है और विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने लगता है। लड़कों में ध्वनि जो होती है वो मोटी होने लगती है और लड़कियों में इस समय जो होती है ध्वनि क्या होने लगती है, सुरीली होने लगती है। तो यहाँ पर हमने दोनों में कौन कौन से लक्षण नए लक्षण आते हैं ये देखा। अब इसके बाद हम नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। ये आपको नर जनन तंत्र का चित्र दिख रहा है। इसमें मुख्य जो भाग होता है, दो वृषण पाए जाते हैं। दो वृषण पाए जाते हैं। फिर ये दो शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि भी इसके अंदर पाई जाती है और ये यहाँ पर मूत्राशय पाया जाता है। अब हम जनन तंत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। पहला भाग है वृषण। जिस तरह अंडाशय संख्या में 2 थे, उसी तरह वृषण भी क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। इनका प्रमुख कार्य नर युग्मक या जिसे शुक्राणु कहते हैं का निर्माण करना होता है। यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है, जो नर के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। अब जो वृषण होता है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। उदर ग्रह के आवरण में घिरे वृषण कोश स्थिर होते हैं। वृषण कोश का ताप शारीरिक ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कम होने का एक कारण होता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायता मिलती है। प्रत्येक जो नर होता है उसमें 2 वृषण कोश होते हैं और जो वृषण होता है वो वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं और ये शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। इसका कारण इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री का फर्क है। यह अगर ये शरीर के अंदर होते तो जो शुक्राणु के परिपक्वन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो नहीं मिलता और शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व नहीं होते। इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से शरीर से बाहर स्थित
होते हैं। अब वृषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके क्या कार्य होते हैं? वृषण में क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं और इससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। तीसरा जो भाग होता है सेमिनिफोरस नलिकाएं। वृषण में उपस्थित कुंडित नलिकाएं जो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी हैं, इन्हीं के मध्य लैंडिंग या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां पर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। चौथा जो भाग है इसे कहते हैं एपिडाइडेमिस। इससे संरचना में नलिकाएं खुलती हैं, जहां शुक्राणु के परिपक्वन करने के लिए वातावरण मिलता है। शुक्रवाहिनियों में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु इसमें सुरक्षित किए जाते हैं। अगली जो संरचना है शुक्रवाहिनी। शुक्राणुओं का जो संग्रहण होता है वो शुक्रवाहिनी में किया जाता है और एपिडिडाइमिस जो होती है वो शुक्रवाहिनी और शुक्राशय को जोड़ने का काम करती है। शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं और शुक्रवाहिनियाँ जहाँ जो इसको ले जाने का काम करती है। इसके बाद अगला भाग है मूत्रमार्ग। यह वह नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र एवं शुक्रवाहिनियों से शुक्राणुओं को उत्सर्जित करती है। सातवां है शुक्राशय। शुक्राशय के उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। शुक्राशय से स्रावित तरल पदार्थों से मिलकर शुक्राणु वीर्य का निर्माण करते हैं, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि में हल्का क्षारीय द्रव उपस्थित होता है जो जननांगों के अन्य वातावरण को उदासीन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। इसके बाद अगली जो मेन ग्रंथि है उसे कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। इसका मुख्य कार्य मूत्र के अम्लीय प्रभाव को अपने क्षारीय स्राव द्वारा उदासीन करने का होता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि है, ये इतनी महत्वपूर्ण है, तो ये काम क्या करती हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि में तरल पदार्थ का निर्माण होता है, जो क्या करती है? इस तरल पदार्थ में शुक्राणु क्या होता है? तैरता है। और जब ये शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसी समय शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हीं में तैरता हुआ शुक्राणु शरीर से बाहर निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य क्या हैं? पहला तो ये शुक्राणु को मीडियम देता है, एक तरल मीडियम देता है और उस तरल मीडियम में क्या होता है? शुक्राणु तैरते हैं। और दूसरा शुक्राणु को जो पोषण देने का काम करता है वह भी कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न आता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा, गर्भस्थ शिशु को मां के शरीर में पोषण कैसे मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है। लड़कियों में किशोर अवस्था के समय कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? लड़कों में किशोरावस्था के समय कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? मादा में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं? नर में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं? मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों का वर्णन कीजिए।
तो इस तरह इस संपूर्ण चैप्टर में हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अध्ययन किया और उनमें निषेचन कैसे होता है और भ्रूण का निर्माण कैसे होता है और भ्रूण का विकास कैसे होता है इसका अध्ययन किया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। मादा जनन तंत्र का जो तीसरा भाग है वह है गर्भाशय। निषेचन के पश्चात युग्मनज गर्भाशय में आता है। यहाँ प्रसव के समय तक भ्रूण का समस्त विकास होता है। गर्भाशय की भित्ति लचीली होती है। गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक शिशु सुरक्षित रहता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद निषेचन होता है। निषेचन क्या है यह अब हम जानेंगे। जब नर के शरीर से नर युग्मक या शुक्राणु निकलकर मादा युग्मक या अंडाणु से मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके द्वारा ही जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है यह हम देखेंगे।